इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों ही एविडेंसेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है ओरल एविडेंस की या क्या इम्पोर्टेंस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था उसके अंदर हमने एविडेंस को समझा कि भाई एविडेंस ओरिजिनली एविडेरे वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू प्रूव किसी भी बात को इस तरीके से सत्यता का पता करना। उसी वर्ड एविडेरे पर ये वर्ड एविडेंस बना था। इस वीडियो में हम इसको समझ रहे हैं कि भाई ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की क्या जो है वो विशेषता है या क्या इनको यूज़ किया जाना चाहिए, कब इनको यूज़ किया जाना चाहिए। तो इसी पर आज का वीडियो हम जो है वो देख रहे हैं। लॉ ऑफ एविडेंस के अब हम क्योंकि दो अलग अलग वर्जन्स को देखते हैं। 1872 जो इंडियन एविडेंस एक्ट था अब उसको हटाया गया और उसकी जगह पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA आया। तो हम दोनों के ही सेक्शंस के साथ में इसका एक कंपैरेटिव स्टडी को भी साथ साथ में समझते जाएंगे, जिससे ये दोनों भी साथ में तैयार हों। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये समझें कि एविडेंस को, जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एविडेंस को मेजरली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। एक मानती है ओरल एविडेंस और एक मानती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद में आने वाले जितने भी एविडेंसेस होते हैं जिनको हम टाइप्स के अंदर गिनते हैं वो या तो ओरल कैटेगरी के होते हैं या तो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंदर होते हैं। फिर उसमें और भी सब वर्जन्स आगे चलते हैं, उनको धीरे धीरे करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि लॉ ऑफ एविडेंस एविडेंस को मेजरली दो भागों में डिवाइड करती है। एक भाग है ओरल एविडेंस और एक भाग है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसको मौखिक साक्ष्य और इसको दस्तावेजी साक्ष्य भी कहा जाता है। इसे ही हम आगे समझते हैं कि भाई ओरल एविडेंस क्या है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, और ओरल एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर क्या चेंजेस कर दिए BSA ने, और क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू है। जब हम बेयर एक्ट में से एविडेंस की डेफिनेशन को देखें तो बेयर एक्ट के अंदर एविडेंस की डेफिनेशन, जैसे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते हैं तो सेक्शन 3 के अंदर दी गई है, और उसी तरीके से अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के अंदर देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2E के अंदर दी गई है। इस डेफिनेशन को पढ़ने पर आपको इसके दो पार्ट नज़र आते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है और उसका जो सेकंड पार्ट है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है। तो डेफिनेशन ऑफ एविडेंस 2E BSA में है, जो दो भागों के अंदर आपको दिखाई देगी। फर्स्ट पार्ट जो ओरल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है और जो सेकंड पार्ट है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। आप इसे साथ साथ में देख भी सकते हैं जिससे और अच्छे से इस बात का समझ में आ सके और हमें पता लगे। जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि भाई एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, और फर्स्ट पार्ट के अंदर ओरल एविडेंस को बताया गया। और सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि ओरल एविडेंस वो होता है जिसे कोर्ट अपने सामने देने के लिए अनुमति देता है या जिसे कोर्ट परमिट करता है कि उसके सामने इसको दिया जा सके। तो इसमें आप देखें डेफिनेशन में, मीन्स स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। तो साक्षी उसके सामने आकर के, न्यायालय के सामने आकर के जिन भी बातों को, जिन भी स्टेटमेंट्स को दे पाएँ उन्हीं को ओरल एविडेंस के अंदर लिया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक अंतर आता है जो BSA और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दिखाई देता है। जैसे आप देखें, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं केवल, उसके अंदर ये इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड नहीं यूज़ किया गया है। आप इसको ध्यान से देखें, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब ओरल एविडेंस कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। तो हर विटनेस को कोर्ट के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि सोसाइटी की अब जैसे जैसे नीड्स चेंज होती जाएगी, सोसाइटी के जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा, और यही रॉस्को पाउंड की थ्योरी भी थी। तो अब आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें कहता है इट मे बी इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, जो पहले भी थे, जो कथन के रूप में हो सकते हैं, न्यायालय के सामने आकर के जो दिए जाते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए स्टेटमेंट्स भी आएंगे। तो अब ओरल एविडेंस दोनों ही तरीके से दिए जा सकते हैं, कोर्ट के सामने आकर के भी दिए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकल मीन से भी
दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मींस ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो उन सभी चीज़ों को जिनको न्यायालय के परीक्षण के लिए न्यायालय के सामने रखा जा सकता है, उन सभी को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। इनको डिटेल में हम एक अलग लेक्चर के अंदर इसको अलग से और कवर करेंगे। आज हम केवल ये समझ रहे हैं कि एविडेंस क्या है और एविडेंस के टाइप्स कितने हैं, या इसको कितने मेन टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है और इनकी एडमिसिबिलिटी वगैरह कितनी रहती है। तो सबसे पहले हमको ये पता चला कि एविडेंस को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में अब इलेक्ट्रॉनिकल जो स्टेटमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दिए गए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर वो सारे दस्तावेज या वो सभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं उसके इंस्पेक्शन के लिए। अब इसी बात को हम एक चार्ट से समझते हैं ताकि ये और भी अच्छे से हमें पता चले। अब अगर हम इस चार्ट को समझें तो पता चलेगा कि एविडेंस दो तरह का हो सकता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री और एक हो सकता है ओरल। जब हम ओरल ओरल एविडेंसेस की बात करें तो ओरल एविडेंसेस को फर्दर दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एविडेंसेस और एक होते हैं हियरसे एविडेंसेस। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है प्राइमरी एविडेंस और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि ओरल एविडेंस है क्या, इसको तो डिफाइन कर दिया गया 2E के अंदर ही BSA में या सेक्शन 3 में इंडियन एविडेंस एक्ट में। लेकिन ओरल एविडेंसेस किन किन चीज़ों के लिए दिए जा सकते हैं या कौन से ओरल एविडेंसेस एडमिसिबल होंगे, इनके बारे में आगे प्रोविजंस बताते हैं। जैसे अब हम जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 59 और सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट के और सेक्शन 54 और 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य के बारे में बताते हैं। तो कहता है कि भाई किसी भी जनरल अगर हम इसको समझें तो भाई किसी भी बात के बारे में ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं जो हम अलग से देखते हैं, जिसके अंदर बात आती है कि भाई जो लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस ही किया जाना चाहिए, और बाकी किसी भी बात के बारे में ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। और ओरल एविडेंस केवल वही एडमिट किए जाएंगे जो डायरेक्ट होंगे। अब डायरेक्ट ओरल एविडेंसेस कौन से होते हैं और हियरसे एविडेंसेस कौन से होते हैं, कौन से हियरसे एविडेंसेस एडमिसिबल होते हैं और कौन से हियरसे एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं होते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर तैयार करेंगे। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जब भी आप इसे पढ़ें तो एविडेंस को समझने के लिए सबसे पहले एविडेंस को समझें कि एविडेंस मीन्स हम किसी ऐसे फैक्ट के बारे में पता कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं जिसकी सत्यता हमें जाननी है। उसके दो तरीके हो सकते हैं, मौखिक साक्ष्य के द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा। मौखिक साक्ष्य दो प्रकार से दिया जा सकता है, या तो डायरेक्ट और या तो हियरसे। जनरली हियरसे एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवादित परिस्थितियों में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर इसको भी एडमिसिबल माना गया है। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी प्राथमिक और एक सेकेंडरी द्वितीय। तो ये पूरा ओवरऑल एक बार अगर बात पता हो तो हम धीरे धीरे इसको कर करके समझ पाएंगे। तो आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एविडेंस और मैं ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है और ओरल एविडेंस के कितने टाइप्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये एक बेसिक पार्ट है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद में ही हम एविडेंस से रिलेटेड दूसरे लेक्चर्स को समझ पाएंगे।